साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायक क्या होता है, डायक का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, डायोड वर्क कैसे करता है, मीन्स इस डायक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखिए, अगर डायक को हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं दिस डायक इज़ डिराइव्ड बाय टू वर्ड, वन इज़ द डायोड एंड अदर इज़ द AC। मीन्स वी कैन से दिस डायक इज़ द डायोड फॉर AC। मतलब हम इसको कह सकते हैं जो डायक है ये बेसिकली डायोड है और किसके लिए है, AC के लिए है। AC में क्या है कि AC हैविंग नो पोलरिटीज़। जैसे AC की बात अगर करें तो हम कह सकते हैं AC में पोलरिटी नहीं होती है। सिंपली अगर हम बात डायोड की करते हैं तो हम कह सकते हैं कि डायोड हैविंग सम पोलरिटीज़। जैसे डायोड में क्या होता है, P टाइप मटेरियल और N टाइप मटेरियल होता है, जिसको हम P टाइप को एनोड और N टाइप वाले टर्मिनल को कैथोड कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा डायोड कंडक्ट करे तो डायोड के P टाइप मटेरियल को, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि ये डायोड है, ये डायोड है, इस डायोड के एनोड को ये इस वाले टर्मिनल को P टाइप वाले टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से और N टाइप वाले को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तब ये फॉरवर्ड बायस में होता है। और जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये वर्क करता है एज द क्लोज स्विच। और यही जब ये रिवर्स बायस में होता है, मतलब यहाँ नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव दिया जाए, तो ये वर्क करता है एज द ओपन स्विच, क्लोज स्विच एंड दिस इज द ओपन स्विच। तो ये जो डायक है, ये डायक डायोड है AC के लिए। इसका मतलब ये दोनों साइड से कंडक्ट कर सकेगा, मतलब इसमें पोलरिटी का हमको ध्यान रखने की नीड नहीं होगी। हम चाहे जैसे अगर हम ये कहें कि देखिए, इसके अगर सिंबल को ध्यान से देखें तो हम समझ सकते हैं। देखिए, हमने इसमें लिखा है डायक क्या है, डायक इज़ द डायोड। जैसे डायक जो वर्ड है ये बना किससे है, डायोड प्लस AC। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज़ द डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए डायोड है, इसका मतलब दिस कैन वर्क्स एज AC स्विच, इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये है क्या, इसको हम AC स्विच कह सकते हैं। और AC स्विच है तो इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं दिस विल बी बाई डायरेक्शनल, मतलब ये दोनों साइड से कंडक्ट करेगा। दोनों साइड का मतलब क्या हुआ कि दोनों टर्मिनल से, मतलब अगर यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगा, देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए इसका मीनिंग क्या है। जैसे अगर दिस इज़ द सिंबल ऑफ दिस डायक, ये डायक का सिंबल है। देखिए एक डायोड इधर से बना हुआ डायोड एंड दिस इज द डायोड। जैसे दो डायोड हैं, दोनों क्रॉस कपल्ड करके जुड़े हैं, मतलब उल्टे साइड में जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, अच्छा हाँ, ऐसा ये इसका सिंबल है। इसमें क्या है कि ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हम एनोड 1 कह सकते हैं, इस वाले टर्मिनल को एनोड 2 कह सकते हैं, या इस वाले टर्मिनल को MT1, इस वाले को MT2 कह सकते हैं। MT1 मीन्स मेन टर्मिनल 1, इसको हम कह सकते हैं दिस इज द मेन टर्मिनल 1, और इसी तरह से इसको कह सकते हैं दिस इज द मेन टर्मिनल 2। ये इसी को थोड़ा सा जनरलाइज करके अगर बनाए तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं, मतलब एक डायोड ये है ऐसे और दूसरा डायोड ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम इस तरह से बना सकते हैं। इस डायक का एक सिंबल ये भी है, तो हम कह सकते हैं दीज आर द सिंबल्स ऑफ दिस डायक। ये दोनों क्या हो गए, डायक के सिंबल हो गए। तो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं डायक का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो हम कह सकते हैं डायक इज ए 5 लेयर 4 जंक्शन डिवाइस। देखिए इसमें N-P1, N1, P2, N3 एंड N4, देयर आर 5 लेयर्स। इसमें 5 लेयर्स हैं, एंड J1, J2, J3 एंड J4, देयर आर 4 जंक्शन। तो वी कैन से दिस डायक इज द 5 लेयर 4 जंक्शन डिवाइस। ये क्या है, 5 लेयर 4 जंक्शन डिवाइस है। तो
इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे N3 और P1 इन दोनों को ये कंडक्टिंग कोटिंग है। दिस कंडक्टिंग कोटिंग टचेज N3 एंड P1। सिमिलरली इफ वी सी एट द टर्मिनल MT2, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक कंडक्टिंग कोटिंग है। दिस कंडक्टिंग कोटिंग टचेस P2 एंड N4। P2 और N4 को ये क्या करती है, टच करती है। तो इसमें अगर जो है हम MT1 को पॉजिटिव रखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू MT2, देखिए इसमें अब इसको समझ लीजिए। जैसे इसका डायक का मीनिंग क्या है, देखिए इसमें ये सिंबल है, ये डायक है, ये इसका सिंबल था ऐसा। तो इसमें ये था कि अगर ये वाला टर्मिनल जो MT1 है और ये वाला टर्मिनल MT2 है, तो अगर ये ज़्यादा पॉजिटिव है और ये मान लेते हैं कि ये निगेटिव है, तो अगर इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है अगर एक प्रॉपर लेवल से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये डिवाइस कंडक्ट करना शुरू कर देगा। और कंडक्ट करेगा तो इस समय कंडक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फ्रॉम MT1 टू MT2 होगी। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि ये हमारा डायक है और ये मान लेते हैं कि ये इसका MT1 है, ये इसका MT2 है। अगर हम ये कहें कि हमने यहाँ पे निगेटिव दिया और यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज दिया, तो अगर इन दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज एक सफिशिएंट लेवल को क्रॉस करता है तो इसमें जो कंडक्शन होगा ये इधर से इधर होने लगेगा। तो इसीलिए हम कर सकते हैं दिस डायक विल कंडक्ट बोथ द साइड फ्रॉम MT1 टू MT2 एंड MT2 टू MT1। ये दोनों साइड में कंडक्ट कर सकता है, इसीलिए इसको हम कर सकते हैं दिस इज द डायक, डायोड फॉर AC। जैसे AC में कोई पोलैरिटी नहीं है, AC किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, तो उसी तरह से ये डायक जो है दोनों साइड में कंडक्ट कर सकता है फ्रॉम MT1 टू MT2 एंड फ्रॉम MT2 टू MT1। इसीलिए इसको हम कर सकते हैं दिस इज द डायक, डायोड फॉर AC। अब देखिए इसके कनेक्शन को, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर अभी हमने एक्सप्लेन किया, P1 N1 P2 N3 और N4, जिसमें हमने कहा कि N3 और P1 एक कंडक्टिंग कोटिंग से कनेक्टेड है, मतलब ये कंडक्टिंग कोटिंग इन दोनों लेयर्स को टच कर रही है। इसी तरह से ये कंडक्टिंग कोटिंग P2 और N4 को टच कर रही है। तो अगर हम इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी को कि MT1 पर हम जो है, MT1 है, MT1 टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से, MT2 टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो इस समय देखिए क्या होगा। इस समय की अगर स्थिति देखें तो हम कह सकते हैं एट दिस कंडीशन दिस पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड एट N3 एंड P1। इस कंडीशन में क्या होगा, दिस पॉजिटिव वोल्टेज is applied at P1 and N3। मतलब ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है P1 और N3 दोनों पर अप्लाई होगा, और P1 और N3 दोनों पर अप्लाई होगा तो P1 पर अप्लाई होगा तो P1 तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, लेकिन N3 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो क्योंकि N3 रिवर्स बायस हो जाएगा तो इसलिए N3 से कंडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस N3 विल बी इनएक्टिव। मतलब इस समय हम कह सकते हैं दिस N3 लेयर विल बी इनएक्टिव। ये क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, मतलब इस समय इसका कोई रोल नहीं रहेगा। अब अगर देखिए जंक्शन हम J1 को देखते हैं, तो J1 पर अगर हम देखें तो P1 पर इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव का इफेक्ट होगा। और N1 को देखते हैं तो नीचे से नेगेटिव का इफेक्ट होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो जंक्शन J1 होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। इसी तरह से अगर J2 को देखते हैं तो J2 पर अगर ऊपर से देखा जाए तो इस J2 जो है ये N1 और P2 से बना है। तो N1 पर अगर देखा जाए तो ऊपर से इफेक्ट किसका होगा, पॉजिटिव वोल्टेज का, और P2 पर अगर देखा जाए तो जो वोल्टेज का इफेक्ट होगा वो नेगेटिव वोल्टेज का इफेक्ट होगा।
इसीलिए जो J2 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिवर्स बायस। अब अगर जो है अगर हम जो है जंक्शन J3 को देखते हैं तो इस समय J3 जो है ये P2 और N4 से मिलकर बना है। तो P2 पर अगर देखा जाए तो पॉजिटिव वोल्टेज का इफेक्ट होगा, N4 पर देखा जाए तो नेगेटिव का इफेक्ट होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो देखिए इसमें अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज की बात करें, मतलब इस वाले कंडक्टिंग कोटिंग की बात करें, तो यहाँ जो कंडक्टिंग कोटिंग है ये दोनों लेयर को टच कर रहा है, P2 और N4। तो यहाँ पर फिलहाल जो जंक्शन J3 है, J3 हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इसका मतलब इस कंडीशन में जो रिस्पॉन्सिबल लेयर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल लेयर्स which will participate, which will take part in conduction में जो पार्टिसिपेट करेंगी या जिनके थ्रू कंडक्शन होगा, वे लेयर कौन सी होंगी, ये लेयर्स होंगी हमारी। देखिए इस समय क्या होगी, P1 N1 P2 N4, ये होंगी हमारी P1 N1 P2 N4। अब इसका मतलब जंक्शन कौन सा हुआ, जंक्शन हो रहे हैं हमारे J1 J2 एंड J3। तो इसमें होता क्या है, क्योंकि इसमें जंक्शन J2 रिवर्स बायस है, इसलिए अगर हम इस इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो J1 और J3 की तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ेगी, लेकिन J2 की रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगी। इसलिए क्या होगा, जैसे जैसे इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे हम, इनपुट वोल्टेज को, वैसे वैसे इस डिवाइस का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो डिवाइस का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा। मतलब अगर देखिए, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ड्रा करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे एक एमीटर लगाना पड़ेगा, ये एमीटर है, और यहाँ पर हमको एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। हम ये देखना चाहते हैं कि इस डायक से कितनी करंट जा रही है और डायक के क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है। तो देखिए इसमें होगा क्या कि जैसा हमने बताया कि जब इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो जो जंक्शन J2 जो कि रिवर्स बायस है, इसमें इसकी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, मतलब इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा। लेकिन करंट ऐसे इसमें बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें करंट ऐसे इसमें फ्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें करंट फ्लो करती है, जिस करंट को हम कर सकते हैं दैट इज़ द लीकेज करंट। लेकिन अगर इसको हम कंटिन्यूसली बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसी जंक्शन J2 का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। जब इस जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है वो कम होने लगेगा, जिससे इसमें फ्लो होने वाली करंट का मान बढ़ने लगेगा। सॉरी, देखिए SCR और इस डायक की कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा अंतर है। SCR में क्या होता है कि जैसे ही SCR कंडक्शन में आता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड वाली कंडीशन में, तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, अचानक से ड्रॉप करता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें डिवाइस के कंडक्शन में आ जाने के बाद इस पर जो वोल्टेज होगा उसमें जो चेंज आएगा, वोल्टेज धीरे धीरे घटेगा और करंट धीरे धीरे बढ़ेगी। मतलब इसका ग्राफ देखिए कुछ इस तरह से इसको हम ड्रा कर सकते हैं। शुरुआत में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, इसमें जो करंट होगी वो लीकेज करंट होगी, लीकेज करंट के बराबर होगी, लीकेज करंट के बराबर करंट होगी ऐसे। और वोल्टेज हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो डायक के क्रॉस जो वोल्टेज है वो बढ़ता जाएगा। करंट लगभग स्थिर ही रहेगी, मतलब हम ये कह सकते हैं लीकेज करंट का मान थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा।
पहले इतना था, अब कुछ और हो गया, कुछ और बढ़ गया, कुछ और बढ़ गया, कुछ और बढ़ गया। तो इसका मतलब शुरुआत में जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, लीकेज करंट का मान बढ़ेगा, साथ ही साथ इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज का मान बढ़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो डायोड है ये कंडक्शन स्टेट में आ गया। तो अब कंडक्शन स्टेट में आने के बाद अगर इसको हम कहें दिस इज द VBO, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो करंट का मान है वो बढ़ जाएगी, कुछ करंट का मान बढ़ जाएगी, लेकिन इसके पास जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, घट गया। और वोल्टेज इसके बाद अगर इनपुट वोल्टेज और बढ़ा रहे हैं तो इस पर जो करंट है वो बढ़ जाएगी और वोल्टेज और कम हो जाएगा। और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसमें करंट और बढ़ेगी, वोल्टेज और कम हो जाएगा। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ऐसे ऐसे करके। इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें जो ग्राफ आ रहा है ये कंटिन्यूअस आ रहा है, इसमें ब्रेकिंग नहीं है। जबकि SCR के ग्राफ में ब्रेकिंग आती थी, मतलब ये ब्रेक हो जा रहा था, लेकिन इसमें ब्रेकिंग नहीं है। मतलब ब्रेक डाउन के बाद देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए क्या हो रहा है। जैसे हम अगर कहें कि जैसे शुरुआत में हमने 1 वोल्ट का वोल्टेज दिया, इसमें 1 वोल्ट का वोल्टेज अगर हमने दिया तो इसमें जो करंट आ रही थी, मान लेते हैं कि अगर 50 माइक्रो एम्पियर आ रही थी, तो अगर हमने 2 वोल्ट का वोल्टेज दिया, हाँ 2 वोल्ट का वोल्टेज दिया, तो मान लीजिए करंट जो है 55 माइक्रो एम्पियर आई। अब इसमें जो वोल्टेज था, वोल्टेज 1 वोल्ट देने पर 1 ही वोल्ट था, 2 वोल्ट देने पर 2 वोल्ट था। अब इसको हम अगर बढ़ाते गए, मान लेते हैं कि हमने इसको दिया यहाँ पे 40 वोल्ट, मान लेते हैं कि 40 वोल्ट हमने दिया, तो ये बढ़ते मान लेते हैं कि ये हो गई 200 माइक्रो एम्पियर हो गई। 40 वोल्ट पर मान लेते हैं कि 40 पर तो मान लेते हैं कितना हो गई, 200 माइक्रो एम्पियर हो गई। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं दिस इज द VBO। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम 38 की बात करें, 38 वोल्ट पर, तो हो सकता है ये रही हो, मान लेते हैं कि 170 माइक्रो एम्पियर रही हो, तो यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई। अब अगर 40 के बाद हम अगर इनपुट वोल्टेज 41 वोल्ट दे रहे हैं, ये इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज हमने दिया 41 वोल्ट, तो ये बढ़ते यहाँ पे आ गई। इस समय मान लेते हैं कि ये यहाँ पे 170 माइक्रो एम्पियर थी, यहाँ पे हो गई 200 माइक्रो एम्पियर हो गई इस समय। और जो वोल्टेज था अभी तक, जैसे हमने 40 दिया था, तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी क्या था, 40 ही था। 40 के बाद जैसे हमने 41 दिया, तो करंट मान लेते हैं कि हो गई 250 माइक्रो एम्पियर, करंट बढ़ रही है। और जो वोल्टेज है वो घट के क्या हो गया, ये हो गया 38 वोल्ट हो गया, वोल्टेज घट रहा है। अब हमने इसको 42 किया अगर, तो करंट मान लेते हैं हो गई 300 माइक्रो एम्पियर, और जो वोल्टेज है ये हो गया 35 वोल्ट हो गया, 35 वोल्ट। इसको और बढ़ाएंगे, मान लेते हैं हमने किया 43, तो करंट हो गई 350 माइक्रो एम्पियर, और ये हो गया 30 वोल्ट। हमने इसको और बढ़ाया, मान लेते हैं हमने किया इसको 45 वोल्ट, तो करंट हो गई मान लेते हैं 400 माइक्रो एम्पियर, और जो रजिस्टेंस है, इसका जो वोल्टेज है ये हो गया मान लेते हैं 27 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब डिवाइस हमारा SCR कंडक्शन में आ गया, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप करता जाएगा और करंट का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इस ग्राफ को आप देख के समझ सकते हैं कि शुरुआत में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, डायोड के क्रॉस करंट का मान, लीकेज करंट का मान बढ़ रहा है। लीकेज करंट मतलब लीकेज करंट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, धीरे धीरे लीकेज करंट बढ़ेगी। सॉरी। और इस डायोड के क्रॉस जो है, जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा जिस रेशियो में हम इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। इसको कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति आई जहाँ पर इसमें ब्रेकडाउन हुआ, जंक्शन J2 का जब ब्रेकडाउन हुआ, तो उसके बाद जो है अब इसके क्रॉस वोल्टेज का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन करंट का मान क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसी को दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये डायोड है,
ये डायक है हमारा P1 N1 एंड P2। यहाँ पर ये क्या है, ये N3 है, यहाँ पर ये क्या है, N4 है। देखिए ये कंडक्टिंग कोटिंग है, ये कंडक्टिंग कोटिंग है। ये हमारा टर्मिनल MT1 है, ये टर्मिनल हमारा MT2 है। अब इसमें देखिए ये ऐसे है, तो अगर इस समय इसको इस तरह से कनेक्ट किया जाए, ऐसे इसको कनेक्ट किया जाए, मतलब इस वाले टर्मिनल को अब निगेटिव अगर कर दिया जाए, निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए बैटरी के, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ऐसा जोड़ा जाए, तो देखिए तब क्या होगा। इस समय ये जंक्शन इस समय क्या था, इनएक्टिव था, इनएक्टिव इस वाली कंडीशन में। इसमें क्या होगा देखिए ये जो नेगेटिव है N3 और P1 दोनों पर अप्लाई होगा, ये जो पॉजिटिव है ये देखिए P2 और N4 दोनों पर अप्लाई होगा। तो इसकी वजह से ये जो N4 है ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, और रिवर्स बायस में होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनएक्टिव, ये जो है वर्क नहीं करेगा, मतलब will not take part in कंडक्शन, ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसके लिए जो अब इस समय जो रिस्पांसिबल लेयर होंगी वो कौन कौन से होंगी, देखिए हमने इसको बोला था कि J1 है, ये J2 है, ये J3 है, और ये जंक्शन हमारा क्या है, J4 है। तो देखिए इस समय जो कंडक्शन होगा किन किन लेयर्स के थ्रू होगा, इसमें जो कंडक्शन होगा, कंडक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम द लेयर्स, कंडक्शन विल टेक प्लेस बाय द लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स होंगी, देखिए यहाँ से एक तो होगी P2 लेयर, P2 से फिर क्या होगा N1 लेयर होगी, फिर क्या होगा P1 लेयर होगी, और फिर क्या होगा N3 लेयर होगी। इसका मतलब जंक्शन कौन कौन से हो गए, देखिए J3 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये भी एक तरह से क्या है, इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव। तो रिस्पांसिबल कौन कौन से होंगे, जंक्शंस J2 J1 एंड J4। अब इसमें देखा जाए तो देखिए ये जो यहाँ से पॉजिटिव का इफेक्ट आ रहा है P2 पर, और N1 पर नेगेटिव का इफेक्ट आ रहा है, इसलिए J2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। अगर हम J1 को देखें तो क्या होगा, P1 पर नेगेटिव आ रहा है, N2 पर पॉजिटिव का इफेक्ट आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिवर्स बायस। यहाँ से अगर देखें J4 को तो ये नेगेटिव का इफेक्ट N3 पर ज़्यादा होगा, और P1 पर पॉजिटिव का इफेक्ट होगा, इसलिए ये जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो इस समय की स्थिति क्या बन रही है, यहाँ पर भी बात वही है कि ये J4 और J2 फॉरवर्ड बायस है, J1 रिवर्स बायस है, तो मतलब स्थिति सेम वही पिछली वाली बन रही है। इसका मीनिंग ये है कि यदि हम इस इनपुट वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे तो J4 और J2 का फॉरवर्ड बायस बढ़ेगा, J1 का रिवर्स बायस बढ़ेगा। अगर हम इसको कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी बनेगी कि जब इसी J1 का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ब्रेकडाउन होने के बाद इसका जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे घटेगा, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, और जो करंट का मान है वो क्या होगा, जिस रेशियो में उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद जिस रेशियो में हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी रेशियो में उसके क्रॉस जो करंट है उस करंट का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसके ग्राफ को इधर साइड में अगर बनाएं, जैसे अभी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक जो ड्रा किया है, जो इसका स्ट्रक्चर बनाया है इसके हिसाब से, तो हम कर सकते हैं, देखिए इसका ग्राफ ऐसा कुछ बना सकते हैं। शुरुआत में
ऐसे लीकेज करंट का मान बढ़ेगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये जो है डिवाइस हमारी टर्न ऑन हो गई, VRVO ब्रेकडाउन हो जाने के बाद अब क्या होगा, इसमें जो करंट का मान है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो इस तरह से इसमें तुम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।